अभी तक हमने जाना है कि सेंटेंस जो है दो भागों से मिल के बना होता है। पहला भाग होता है सब्जेक्ट का और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट का, जिसमें से हमने प्रेडिकेट के भाग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानी थी फाइनाइट वर्ब। यानी प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है। और फाइनाइट वर्ब के आधार पे हमने जो है सेंटेंस को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था हमारा सिंपल सेंटेंस का, और दूसरा भाग था कंपाउंड, और तीसरा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुल मिला के इन्हीं सेंटेंस के आधार पे जो है हम कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं। किसी भी पैराग्राफ में इन्हीं 3 प्रकार के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे थोड़ा सा मैं ये सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी रहे, ताकि हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते रहेंगे तो हर जगह हम एग्जाम्पल सेंटेंस के माध्यम से देंगे, जिसमें हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, यानी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देख सकते हैं राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके अनुसार यहाँ पे रीड्स वर्ब का प्रयोग हुआ है। यानी वर्ब का जो बेसिक फॉर्म रीड होता है उसमें यस को जोड़ा गया है, चूँकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहीं पे हम दे का प्रयोग करें तो दे के साथ में रीड का प्रयोग होगा, यानी इसमें यस या यस नहीं लगता है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाक्य को देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ पे आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे ही होता तो हैज़ का प्रयोग होता। और ही के साथ देखिए तीसरे वाक्य में हम देखते हैं ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही इज़ का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दे होता वी होता तो हम आर का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये ऐसी वर्ब हैं जो क्या है सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जा रही हैं, यानी इन पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हमारे दूसरे प्रकार की जो वर्ब होती हैं उनमें हम देख सकते हैं, जैसे उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी ये वे ऐसी वर्ब हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की हम 3 वर्ब को जानते हैं, यानी ये वर्ब के अन्य रूप हैं। जैसे पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का निर्माण टू प्रीपोजिशन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब प्रयोग की जाती है तब इन्फिनिटिव, ऐसे रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं। और दूसरा रूप होता है जिरंड का। जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। और तीसरा रूप है हमारा पार्टिसिपल, जिसको 3 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो कि जिरंड के जैसा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है। और दूसरा पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और हमारा तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की वर्ब हैं जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हम इनको कहते हैं। इन वर्ब का मतलब एक ही सेंटेंस में हमारे फाइनाइट वर्ब के साथ में एक या एक से अधिक जो है नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब हमें अपने वाक्य में कई वर्ब देखने को मिल सकती हैं। बस अगर वहाँ पे एक क्लास बन रही है, एक क्लास का निर्माण एक फाइनाइट वर्ब से होता है। अगर उसी क्लास में अन्य वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वो या तो इन्फिनिटिव के रूप में होगी, या जिरंड के रूप में होगी, या पार्टिसिपल के रूप में हो सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं, सी वांट्स टू स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी मेन वर्ब जो है वो वांट है, जो कि हमारे सब्जेक्ट सी के अनुसार चल रही है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स में यस लगा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि हमारा टू के साथ स्टडी भी एक वर्ब है, जो कि अपने बेसिक फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग हुई है ये, और इसके पहले टू लगा हुआ है। यानी टू स्टडी जो है ये हमारा एक इन्फिनिटिव वर्ब का इन्फिनिटिव रूप है। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे है टू इर इज ह्यूमन। यानी कि यहाँ पे वर्ब का इन्फिनिटिव रूप प्रयोग हुआ है, चूँकि इर यहाँ इर मतलब है गलती करना।
तो यहाँ पे ये प्रयोग हुआ है हमारा इन्फिनिटिव रूप में, और हमारा जो इज है यहाँ पे ये हमारी है मेन वर्ब, जिसे हम कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वाली वर्ब है हमारी। तीसरे वाक्य में देखते हैं दे वांट टू लर्न, यानी वे पढ़ना चाहे, वे सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारी दे के अनुसार चल रही है, जो कि वांट है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब यानी यस या यस में नहीं लगा है। और लर्न भी एक वर्ब है जो कि इन्फिनिटिव रूप में प्रयोग की गई है। यानी इस तरह हम देखते हैं कि हमारे एक ही सेंटेंस में एक या एक से अधिक वर्ब प्रयोग की जा रही हैं, बस उसमें सिर्फ एक ही वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी अन्य वर्ब जो है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में होती हैं, जिनका अलग अलग रूप होता है। और हम इस सब्जेक्ट में मतलब इस सेंटेंस में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इन्फिनिटिव, ये तीनों सेंटेंस जो है वो इन्फिनिटिव के रूप को दिखा रहे हैं, जिसके हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव पहले वाक्य में हमारा जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में है, और दूसरे सेंटेंस में हमारा जो इन्फिनिटिव है टू इर ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, और तीसरे वाक्य में भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव जो है ये नाउन का भी काम करते हैं। इन्फिनिटिव जिरंड ये हमारे नाउन का भी काम कर देते हैं। तो इसका मतलब हमने जाना कि वर्ब के दो रूप हैं, ये दो रूप जो हैं ये नाउन का भी काम कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं जो है अगली हमारी वर्ब है अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे हमारा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, और ये जीरंड रूप है, वर्ब का जीरंड रूप है, यानी कि वॉकिंग करना जो है ये अच्छी आदत है। और यहाँ पे हमारे देखिए ये नाउन का कार्य कर रही है, और इसके चूँकि ये नाउन का काम कर रही है और सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाया है वो है इज। अगले वाक्य में हम देख सकते हैं कि वह हमारा यही जीरंड जो रूप है, वर्ब का जीरंड रूप, अगले वाक्य में भी दो वर्ब है हमारे पास। मेन वर्ब हमारी लर्नड, और जो है ड्राइविंग जो हमारी है ये हमारा वर्ब का रूप है जो कि जीरंड रूप में है, इसे हम जीरंडियल नाउन के रूप में है ये। अगले वाक्य में हम देख सकते हैं आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। तो यहाँ पे लाइक हमारा मेन वर्ब है, वॉचिंग जो हमारा ये भी वर्ब का जीरंड रूप है। तो हम इस प्रकार से हम देख रहे हैं एक ही सेंटेंस में हमारे एक से अधिक वर्ब प्रयोग हो रहे हैं, बस उसमें से एक वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी अन्य वर्ब जो है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में रह सकते हैं। अगले वाक्य में हम देखते हैं ये हियरिंग द नॉइस बी रश्ड आउट ऑफ द हाउस। यहाँ पे हियरिंग जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है। प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है, और ये एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। पार्टिसिपल हमारे एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं। तो ये हियरिंग जब हमें किसी चीज़ को जारी रहते हुए दिखाना होता है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य का अर्थ है हियरिंग द नॉइस, यानी कि नॉइस को सुनते हुए बी रश्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी हम घर से बाहर निकले थे। यहाँ पे हमारी जो मेन वर्ब है इस वाक्य में सिर्फ एक मेन वर्ब है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वह है रस्ट आउट, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा फ्रेजल वर्ब के रूप में है। अगले वाक्य में हम देखते हैं ड्राइवन बाई पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, जिसमें हमारी दो वर्ब यहाँ भी प्रयोग हो रही हैं। ड्राइवन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल रूप है जो कि वर्ब का थर्ड रूप होता है, और हमारी यहाँ पे मेन वर्ब जो है कमिटेड है यहाँ पे। और अगले वाक्य में हम देख रहे हैं हैविंग रेस्टेड, ये भी यहाँ पे हमारा ये भी वर्ब का रूप है, वर्ब का ये परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसमें हमारी मेन वर्ब, इस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब है स्टार्टेड। इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे जो देखा है इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, यानी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक फाइनाइट वर्ब का आना अति आवश्यक है, और उसी सेंटेंस में हमारे एक या एक से अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब भी प्रयोग की जा सकती हैं, जो कि तीन रूपों में प्रयोग हो सकती हैं, या तो इन्फिनिटिव रूप में, या जिरंड रूप में, या जो है पार्टिसिपल रूप में। अब इन्हीं फाइनाइट वर्ब को हमने जाना था कि इन्हीं फाइनाइट वर्ब को हम
ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती हैं उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ये सेंटेंस है, दे इंजॉय पार्टी, यानी उन्होंने पार्टी को इंजॉय किया था। तो हम देखेंगे यहाँ पे इंजॉय जो है हमारी, ये ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट मांग रही है। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं, वाट यानी क्या के माध्यम से, और दूसरा है हुम, किसको के माध्यम से। अगर हमने वाट क्वेश्चन किया अगर वर्ब से, तो हमें जो आंसर जो मिलता है, आंसर के रूप में जो प्राप्त होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम वर्ब से हुम क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम वर्ब से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं कि किस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और किसको नहीं चाहिए, यानी वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल के माध्यम से देख रहे हैं, दे इंजॉय पार्टी। अगर मैं इंजॉय वर्ब से क्वेश्चन करता हूँ क्या इंजॉय किया था, तो आंसर हमें प्राप्त होता है पार्टी इंजॉय की थी। तो यहाँ पार्टी हमारी जो है वो वर्ब से वाट का जवाब दे रहा है वो, तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला वाक्य देखते हैं हम। जैसे अगले वाक्य में माई फादर गिव मी अ वॉच। यहाँ पर हमारे वर्ब के बाद हमारे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी और वॉच, वॉच। तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया था, तो आंसर मिलता है क्या वाला। जब क्वेश्चन के हमने वाट क्वेश्चन किया गिव से वर्ब से, तो हमें आंसर मिला वॉच, यानी ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको, अगर हमने किसको पूछा कि किसको दिया था, तो हमें आंसर मिलता है मुझे दिया था। तो हमारा ये मुझे जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम वर्ब से वाट या हुम का क्वेश्चन करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ऐसे अगले वाक्य में आई नो हिम वेरी वेल। अगर मैं यहाँ नो से क्वेश्चन करता हूँ किसको, तो उत्तर मिलता है कि उसे, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम अगले वाक्य में देख सकते हैं कि ही रीड्स अ नॉवेल। अगर हम रीड्स से क्वेश्चन करते हैं कि क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलता है नॉवेल पढ़ता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये नॉवेल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगले वाक्य में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। जैसे हम यहाँ जिस सन हमें जो है हमें लाइट देता है, प्रकाश देता है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं क्या देता है, तो लाइट देता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम क्वेश्चन करते हैं किसको देता है, तो हमें देता है, तो अस हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे हम देखते हैं अगले वाक्य में कि द बॉयस मेड रामा कैप्टन। तो किसे बनाया अगर क्वेश्चन करते हैं, तो रामा को बनाया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बनाया, कैप्टन बनाया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम वर्ब से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का पता लगा सकते हैं कि ये वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ही रीड्स, यानी वह पढ़ता है। अभी अभी हमने देखा ही रीड्स अ बुक। अगर हम कह रहे हैं तो हम रीड्स से क्वेश्चन कर रहे हैं क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलता है हमें कि भाई अब एक बुक पढ़ता है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं ही रीड्स है, अगर हमने कह के छोड़ दिया वह पढ़ता है, तब भी ये अपने वाक्य जो है ये वाक्य एक कंप्लीट वाक्य है, चूँकि हम इतना कभी कभी कह करके छोड़ सकते हैं कि वह पढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वही वर्ब, मतलब एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों रूपों में प्रयोग हो सकती है। ज़्यादातर वर्ब, सभी वर्ब, ज़्यादातर वर्ब ऐसी ही हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों रूपों में प्रयोग हो सकती हैं। लेकिन हमारी कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, यानी कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको हम ट्रांजिटिव रूप में ही प्रयोग करते हैं, उन्हें हम इनट्रांजिटिव रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। इसी पे आधारित एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम दिए जाते हैं, इसलिए हमें ऐसी वर्ब को याद करना पड़ता है, इसलिए ये वर्ब हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले वाक्य में जैसे हम देख सकते हैं कि
डॉग से बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी हमारा ये सेंटेंस का निर्माण कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करता है, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो एक सेंटेंस का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें प्रेडिकेट के पार्ट में सिर्फ वर्ब होने से ही वाक्य देखिए कंप्लीट हो रहा है हमारा, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं हो रही है। तो ये ऐसी वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगले वाक्य में हम देखते हैं ही इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी वह स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इज जो है हमारी, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगले वाक्य में हम देख सकते हैं द चाइल्ड इज डेड, यानी बच्चा जो है वो डेड है। तो यहाँ पे इज जो है हमारी, ये हमारी है इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, डेड यहाँ पे जैसे कि हम बार बार वर्ब के बाद ही हम देख रहे थे, वर्ब के बाद ही जो प्रयोग हो रहा था उसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे थे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। भाई नाउन होने का मतलब ये होता है कि नाउन हो सकता है, नाउन के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हमने देखा नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। अब नाउन के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई अगर कभी कभी एक ही वर्ड नाउन का काम करता है और कभी कभी एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का काम करने लगते हैं, तो इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो इसका मतलब एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का काम कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, तो और ऐसा नाउन फ्रेज कहलाएगा, वो भी नाउन का काम करेगा। और हमारा इसी तरीके से हमने देखा था अगर एक क्लास ही हमारी कभी कभी नाउन का काम करेगी, जिसको हम नाउन क्लास कहते हैं। और हम जानते हैं क्लास का निर्माण एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट से होता है। और नाउन का काम यहाँ पे हमने अभी देखा कि हमारे इन्फिनिटिव वर्ब का जो इन्फिनिटिव रूप है या जीरंड रूप है, ये भी नाउन का काम करते हैं। तो कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो नाउन का कार्य करता है। तो हम केवल इसी बात पे नहीं अडिग रहेंगे कि भाई एक ही वर्ड जो है वो नाउन हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन का कार्य जो भी कोई कर सकता है वो सभी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेड जो है ये हम कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से हम अगला देख सकते हैं इट इज़ आई। इट इज़ आई में आई जो है, इट इज़ आई, आई जो है ये प्रोनाउन है, और इट इज़ जो है, इज जो है यहाँ पे हमारा, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगले वाक्य में देखते हैं द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर। यहाँ स्प्रेड हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, और एवरीवेयर हमारा, ये जो हमारा वर्ब है ये जिस स्थान पे घटित हो रहा है उस स्थान को बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी ये एडवर्ब है, हम कह सकते हैं ये एडवर्ब है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि द फ्लेम स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन नाउन तो आ रहा है वर्ब के बाद, लेकिन वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन प्रयोग हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है ये हमारा नाउन, तो हम इसे कहेंगे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का। तो ऐसे हम देख सकते हैं द बेबी इज स्लीपिंग, यहाँ पे बेबी इज स्लीपिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है। तो ये जो है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, चूँकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हमने ये जाना है कि हमारे वर्ब जो है, देख लेते हैं वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, हम ये जान लेते हैं यहाँ पे फाइनाइट वर्ब जो है, कोई भी फाइनाइट वर्ब अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। यानी फाइनाइट वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है, और जब ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रही है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो। ऐसे ही हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जहाँ पर हमने तीन चीज़ें देखी, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, अगर ये भी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही हैं, अगर अगर ये भी ऑब्जेक्ट की डिमांड, ऐसी वर्ब भी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर सकती हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई अगर हम कहते हैं कि, जैसे हम कहते हैं देखना, देखना हम इसको हम जिरंड से बना सकते हैं वाचिंग करके, वह वर्ब में आईएनजी लगा दिया हमने और हमने कहा ये देखना हो गया, ये नाउन के जैसा कार्य करेगा। ये भी अगर हमने इसके लिए ऑब्जेक्ट दे दिया टेलीविज़न देखना, तो टेलीविज़न देखना, तो यहाँ इसने भी ऑब्जेक्ट मांग लिया कि क्या, वाचिंग टेलीविज़न, वाचिंग हो गया हमारा जिरंड और टेलीविज़न हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जो कि एक नाउन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब भी ऑब्जेक्ट मांग सकती हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट मांगती हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब है,
अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं मांगती है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरीके से हम वर्ब को फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब में बांट सकते हैं, लेकिन यही फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकती हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मांगती है तो ट्रांजिटिव, नहीं मांगती है तो इनट्रांजिटिव। इस तरीके से हमने देखा कि जो है इस तरीके से अब हम इसका अगर डिटेल एनालिसिस कर लें तो हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये हम देख लेते हैं। हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में जो है या तो अकेली इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी है जो ऑब्जेक्ट नहीं मांगती है, तो इसका मतलब इसके बाद हमें कोई नाउन नहीं चाहिए होता है, यानी ये वर्ब ऑब्जेक्ट की डिमांड करती नहीं है तो नाउन नहीं होगा हमारा। तो इस तरीके से इनट्रांजिटिव वर्ब अकेले हो सकती है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी हमने सेंटेंस इनट्रांजिटिव वर्ब रखा और वो सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ऐसी इनट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यानी इनट्रांजिटिव वर्ब तो आ गई लेकिन प्रेडिकेट का अर्थ ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं ही इज। अगर हम कहते हैं ही इज तो हम कह रहे हैं वह है। अब हमारे मन में जिज्ञासा है, भाई अर्थ तो पूरा ही नहीं हुआ कि वो क्या है, हम जानना चाहते हैं क्या है। तो हम कहेंगे ही इज़ अ टीचर का हमने, तो टीचर यहाँ पे एक नाउन है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब इज के बाद आया है। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, इसने एक प्रकार कह सकते हैं कि इसने इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को कंप्लीट किया है, या हम कह लें सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है इसने। तो हम इसको कह सकते, इसको हम कहते हैं वर्ब का कम्प्लीमेंट कह लेते हैं, या सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा किया है, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कह देते हैं। यानी कि ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने प्रेडिकेट के पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रही उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। यानी प्रेडिकेट पूरा नहीं हुआ, प्रेडिकेट का पार्ट पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या लाते हैं, एक कम्प्लीमेंट ले आते हैं। हम इसे फाइनाइट वर्ब का कम्प्लीमेंट कह सकते हैं, या इसको हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कह सकते हैं, चूँकि ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। एक एग्जांपल और हम जैसे जान सकते हैं कि ही इज़ अ स्टूडेंट। अगर हमने कहा ही इज़ अ स्टूडेंट, अगर मैं इतना कह करके छोड़ देता ही इज़, तो इससे होता वह है। अब क्या है, ये पूरा अर्थ पूरा नहीं हुआ। तो इज यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब तो हुई, लेकिन प्रेडिकेट के अर्थ को ये पूरा नहीं कर पाई, तो इसके लिए हमें लाना पड़ा ही इज अ स्टूडेंट लाना पड़ा, जो कि एक नाउन है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं अब अर्थ पूरा हुआ, वह एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो नाउन का जो रूप आया, तो ये क्या है हमारा, ये कम्प्लीमेंट के जैसा प्रयोग हो रहा है, जिसको हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे, चूँकि यह बता रहा है कि वह जो है क्या है, एक स्टूडेंट है। तो इस तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब के दो रूप प्रयोग हो सकते हैं। एक इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा प्रेडिकेट के पार्ट में, अकेला आ सकता है और वो पूरे वाक्य के अर्थ को पूरा कर देगा। जैसा हमने देखा कि भाई हमने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। यहाँ बार्क हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकेला आया और अर्थ को पूरा कर रहा है, वाक्य कंप्लीट बन जा रहा है हमारा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जो अकेले आके अर्थ को पूरा कर दे रही है। एक वाक्य ऐसा बन सकता है। दूसरा वाक्य हमारा है कि भाई अभी हमने देखा एग्जाम्पल के माध्यम, ही इज़ अ स्टूडेंट, ये दूसरे प्रकार का हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब आते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब के ये दो रूप मिल सकते हैं हमें। अब हम आते हैं तीसरे में कि ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब में के साथ में एक ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का नाम ही इसी के नाम पे पड़ा है। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी इसको कर्म चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हमने देखा कि एक तो हो सकता है कि इसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट हो, जो कि क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। हो सकता है दो दो ऑब्जेक्ट हों, तो इसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो दूसरा रूप हो गया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट होगा, और कभी कभी ऑब्जेक्ट का अर्थ ही पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कोई अन्य वर्ड लाना पड़ेगा, जो क्या होगा, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दे मेड रामा कैप्टन, यानी उन्होंने बनाया था रामा को। अब हम कह रहे हैं उन्होंने, अगर हम इतना पढ़ें कि दे मेड रामा,
तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने रामा को बनाया था। भाई रामा को क्या बनाया था? रामा को तो कोई बना नहीं सकता, तो हम कहेंगे रामा को क्या बनाया था। अब ये अर्थ कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो हम अगर कहते हैं दे मेड रामा कैप्टन, तो अब राम को क्या बनाया? रामा को कैप्टन बनाया, तो ये अर्थ को कंप्लीट कर दे रहा है। तो यहाँ पे कैप्टन जो है वो रामा के लिए आ रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा भी मिलेगा कि जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए कोई नाउन या हमारा क्या होगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे हम उस नाउन या एडजेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कह सकते हैं। तो हमने ये 5 रूप देखे। सेंटेंस के प्रेडिकेट के पार्ट में ये 5 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसको हम और डिटेल में जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो ये अभी हमने देखा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो है, इसका कार्य कौन कौन कर सकता है। इसका कार्य जो है वो कोई नाउन कर सकता है, या नाउन का कार्य करने वाला कोई भी नाउन फ्रेज कर सकता है, या नाउन का कार्य करने वाला नाउन क्लॉज कर सकता है, या एक इन्फिनिटिव कर सकता है, या हमारा जिरंड कर सकता है। और यह जो है इसका कार्य, अगर ये नाउन के बारे में बताने का कार्य करने लगता है, यानी हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अगर जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन प्रयोग किया गया उसके बारे में बताने का कार्य करने लगता है, तो ये एडजेक्टिव रूप हो सकता है, या एडजेक्टिव का कार्य करने वाला एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज या पार्टिसिपल हो सकता है जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, या ये प्रोनाउन हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, इट इज़ आई, यानी जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, इसका अर्थ हुआ इट इज़ आई, यानी मैं हूँ। तो अगर मैं इट इज़ करके छोड़ देता तो इसका अर्थ कंप्लीट ना होता। तो आई लगाने के बाद हमने इज यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आई हमने लगाया, तो आई जो है ये हम इसको मान सकते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में। तो ये देखो प्रोनाउन रूप है, तो प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। यह हमारा एडवर्ब रूप हो सकता है। एडवर्ब या एडवर्ब का कार्य करने वाला एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे जो है इस पार्ट में हो सकती हैं। अच्छा, मीन जो स्ट्रक्चर को हमने अभी पढ़ा है इनको हम थोड़ा डिटेल में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, या हम इनको अगले पार्ट में देख लेंगे। एक पार्ट इसके लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और पार्ट इसका देख लेंगे, एक और पार्ट में देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा कि भाई ये जो 5 पार्ट हमने देखे कि प्रेडिकेट के 5 पार्ट बन सकते हैं, वो 5 पार्टों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों को हम जान लेंगे। तो हम आगे से जब नाउन चैप्टर यानी पार्ट्स, अभी हमें बेहतर समझ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कायदे से पढ़े नहीं हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कायदे से पढ़ लेते हैं तो हमें हर चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। लेकिन हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ना शुरू करते हैं हम, तो हर जगह हमें इन चीज़ों का काम पड़ता है, क्योंकि हर जगह हम एग्जाम्पल जो है वो सेंटेंस के माध्यम से ही जानते हैं। अगर हमें बिल्कुल भी अगर सेंटेंस का बेसिक आइडिया नहीं रहेगा तो हम बेहतर रूप से समझ नहीं पाएंगे कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इसलिए यहाँ पे हम एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में इनके बारे में अभी जान ले रहे हैं। बाद में हम जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उनमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे प्रयोग होती हैं। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जान रहे हैं, तो इसकी बेहतर समझ के लिए एक वीडियो में इस पर और देखेंगे जिसमें हम ये देख लेंगे डिटेल में ये 5 पार्ट जो है प्रेडिकेट के वो किस रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।